नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करते हैं राजपूत भाग 2। कल हमने पढ़ा था कैसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। कल हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा थी राजपूतों की उत्पत्ति, और उस राजपूतों की उत्पत्ति में सबसे पहला वंश जो सत्ता पर आया उसके बारे में पढ़ा था। साथ में हमने एक त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में पढ़ा हुआ था कि त्रिपक्षी संघर्ष क्या है, इसके बारे में पढ़ा हुआ था। फिर हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा, और गुर्जर प्रतिहार के बाद हमने पाल वंश के बारे में पढ़ा। इन दो के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार के पश्चात उत्तर भारत, इसके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत बहुत सौरभ जो है कई लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, जितने जरूरी हैं उतने ही हम चर्चा करेंगे, बाकी चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। नन्नुक और जय शक्ति कौन थे ये हम पढ़ेंगे चंदेल वंश में, जब राहुल तब पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो है वो जिस जगह पर आया वो राष्ट्रकूट वंश यहां है। ये राष्ट्रकूट वंश, इस जगह पर राष्ट्रकूट वंश आया, और जब राष्ट्रकूट यहां थे तो यहां पर वेंगी चालुक्य थे, और यहां पर पल्लव और फिर चोल आ गए। यहां पर पांड वंश था, यहां पर पांड वंश था, और यहां पर गुर्जर प्रतिहार थे, और यहां पर पाल वंश था। यह थी भारत की स्थिति। अगर हम राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूट जो है क्या बोल रहे हैं मनीष राजपूत सर, व्हाट टाइम पीरियड आर वी आर स्टडिंग ऑन दैट टाइम? क्या पूछ रहे समझ में नहीं आ रहा। आप विशाल, आप क्यों पूछ रहे हैं कि टेक्स्ट प्रभाकर सर के गर्मी होगी? नहीं नहीं नहीं, हीटर लगा के रखा हुआ है, रूम हीटर है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। इस टाइम पर दिल्ली में क्या चल रहा था? इस टाइम पर दिल्ली में तोमर डायनेस्टी रूल कर रही थी। विच डायनेस्टी? तोमर डायनेस्टी। दिल्ली में कौन सी डायनेस्टी थी? तोमर डायनेस्टी थी। दिल्ली शहर की स्थापना करने वाले तोमर वंश के लोग थे। चलिए, तो जिस समय हर्षवर्धन उत्तर भारत में था, हर्षवर्धन उत्तर भारत में था, तब बादामी चालुक्य महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में थे उस समय। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बादामी चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने का काम किया था। ठीक है। अब बादामी चालुक्य के पश्चात यहां पर आए राष्ट्रकूट। बादामी चालुक्य का स्थान किसने ले लिया? राष्ट्रकूट ने ले लिया। तो बादामी चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट आए। राष्ट्रकूटों के बारे में बात करें तो मूलतः लातूर, ये लातूर कहां है? महाराष्ट्र में है, के निवासी थे। राजधानी मान्यखेट, और भाषा
कन्नड़ थी। ये कन्नड़ भाषा के बारे में बोलते थे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये लिखना है नूर। चलिए, कहां के निवासी थे? ये मांडखेट के निवासी थे। चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैंने तो काफी लंबी चली, चलिए ठीक है। इसके बाद मान्यखेट राष्ट्रकूट का पहला शासक दंती वर्मा था, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक दंती दुर्ग था। तो संस्थापक कौन कहलाएगा इस वंश का? संस्थापक कहलाएगा दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो है इस वंश का संस्थापक है। दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक है। थोड़ा स्पीड से लिख लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। कल कुछ लोग कह रहे थे पीपीटी से हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, तो पीपीटी वाले लिखें भाई तेज गति से। जो लोग कल पीपीटी की बात कर रहे थे वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए, नूर मलिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बार बार मत समझो, मैं समझा तो दूंगा पर उससे कोई फायदा होता नहीं है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी समझा चुका हूं, ये रिपीट है। कल आप नहीं होगी मेरे ख्याल से क्लास में, ठीक है। अरे मैं अपने अनुसार ही पढ़ा रहा हूं, टारगेट खान खान, डोंट वरी। तो कल हमने बताया था गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कल हम गुर्जर प्रतिहार और पाल पढ़ चुके हैं, आज हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रकूट कहां है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये बादामी की चालुक्य की जगह पर आए थे। राष्ट्रकूट के पहले यहां पर बादामी चालुक्य शासन कर रहे थे, उनकी जगह पर ये आए हुए थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, और इसके पश्चात कृष्ण प्रथम एक महान शासक था। जितना अंडरलाइन करेंगे समझ जाना, वो इंपॉर्टेंट है। इसने बादामी चालुक्यों को पूरी तरह खत्म किया। मैसूर के गंग और वेंगी के चालुक्य कराया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैलाश मंदिर आज भी बना पाना संभव नहीं है, इतना सब होने के बाद भी। अरे राजपूत, एक दो जगह पढ़ लेते हैं, एक दो जगह पढ़ लेते हैं राजपूत पीपीटी, फिर नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी।
उनको भी कम से कम अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा कि क्या है। मान्यखेट और मान्यकेत, अरे भाई मैंने क्या लिखा है, मैंने मान्यकेट लिखा है क्या? क्या करते हो, ये लिखा है मान्यखेट, खा खरगोश का लिखा है, ये देखो खा खरगोश का लिखा है, ठीक है। तो इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये कैलाश जो मंदिर है एकाश में है, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, और ऐसे मंदिर आज भी बना पाना संभव नहीं है। अरे निधि गुप्ता, राष्ट्रकूट पीपीटी चल जाने दीजिए, फिर मत मत करिएगा। एक आइडिया तो आपको लग जाएगा, कंपेरेटिवली स्टडी हो जाएगी पीपीटी और बाकी में क्या डिफरेंस होता है। बस ओनली फॉर राष्ट्रकूटा एंड नथिंग एल्स। क्लियर? तो इससे आपको राष्ट्रकूट से ही एक अनुमान लग जाएगा कि क्या है। ज्योति शुक्ला, कल मैंने पीपीटी से नहीं पढ़ाया था, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। जो लोग पीपीटी पीपीटी की बात कर रहे थे, तो सिर्फ मैं राष्ट्रकूट बस पीपीटी से पढ़ा लेता हूं, ठीक है। हाउ दिस पॉसिबल? नो डाउट इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट इमेजिन, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एकाश मतलब एक पत्थर होता है, ये इतने बड़े इलाके में एक पत्थर रख दिया जाए, ऊपर से आप खोदते आए, अंदर मूर्ति बना दे, हाथी बना दे, इधर मंदिर बना दे, इधर मंदिर, उसी को तोड़कर उसके अंदर घुस जाए, मूर्ति बना दे, बाहर मंदिर की दीवार पर मूर्ति बना दे। मंदिर में ना कोई सीमेंट लगा है, ना कोई लोहा लगा है, ना कोई जोड़ लगा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता ध्रुव। ध्रुव जो है प्रथम राष्ट्रकूट शासक है, जिसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया और पाल प्रतिहार दोनों को हराया। आपको याद होगा, पालों में धर्मपाल पहला था, प्रतिहारों में बत्सराज पहला था जिसने भाग लिया है, ठीक है। पालों में प्रतिहार था। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? गोविंद तृतीय, इसने उत्तर भारत में पाल प्रतिहार तथा दक्षिण भारत में पल्लव पांड चोल आदि के संघ को हराने का काम किया था। चलिए लिख लीजिए। गाइस अंडरलाइन लिख लीजिए, बाकी बने रहने दीजिए, ठीक है गाइस। चलिए, अमोघ वर्ष शांतिवादी शासक है, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही लिखना है। जैन धर्म का अनुयायी है, उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखा। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसके दरबार के लेखक जिनसेन ने आदि पुराण, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह और सक्टायन ने अमोघ वृत्ति लिखा है।
अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक भी कहते हैं। दक्षिण का अशोक भी कहते हैं। अमोघ वर्ष ने एक और पुस्तक लिखी है। अमोघ वर्ष की पुस्तक प्रश्नोत्तर मालिका। अमोघ वर्ष ने लिखी प्रश्नोत्तर मालिका संस्कृत में लिखी हुई है। यह प्रश्नोत्तर मालिका। अमोघ वर्ष क्या है? अच्छा प्रश्न है। अमोघ वर्ष क्या है? ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है। शासक मतलब होता है राजा। राष्ट्रकूट वंश का शासक है अमोघ वर्ष। अमोघ वृत्ति लिखा। अमोघ वृत्ति लिखा मतलब लिखा था। ठीक है, ओके, अब पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है पीयूष कुमार, अमोघ वृत्ति एक पुस्तक का नाम है। ये किसका नाम है? पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सकटायन इसके लेखक हैं। ठीक है, नहीं पता बेटा प्रश्नोत्तर मालिका में महिमा जी कैसी स्टोरी है, आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे भी नोट्स में एकदम मैंने इसको नया कंटेंट ऐड किया है। चलिए, कृष्ण द्वितीय इसका संघर्ष चोल परमारों से हुआ। जो अंडरलाइन करूंगा वो जरूरी है। इंद्र तृतीय प्रतिहार नरेश महिपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कविराज मार्ग पुस्तक है निकिता यादव। कविराज मार्ग पुस्तक का नाम है। फिर हम लिख रहे हैं कृष्ण तृतीय 949 में तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने चोलों को पराजित किया। यह शासक का नाम है। इंद्र तृतीय कौन है? शासक। कृष्ण कौन है? शासक। और शासक कौन होते हैं? शासक एक मानव होता है, इंसान होता है, कोई व्यक्ति होता है जो शासक बनता है। ये सारे लोग राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। समानता 99.99% किसी इंसान को शासक बनाया जाता है। क्या हो गया महिमा? व्हाट्स रॉन्ग मीन्स व्हाट? मैं आपके प्रश्न का मतलब समझ नहीं पाया। रॉन्ग भी रॉन्ग हो गया है। चलिए, तो ये नोट डाउन कर लिया सभी ने। अच्छा, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं अरे तो अभी आप पूछने लगोगे ना, ये कृष्ण तृतीय कौन, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना ये कृष्ण तृतीय कौन। अभी
अच्छा, ये पूछा नहीं था सर ये अमोघ वर्ष कौन, तो फिर वही कंडीशन आएगी तो बताना पड़ेगा ना ये कि अमोघ वर्ष कौन, वैसी इंद्र तृतीय कौन तो मेरी मजबूरी विशाल वर्मा। चलिए आगे चलते हैं, ये मेरे ख्याल से सबने लिख लिया है। थैंक्स सभी को। चलिए, कर्क सेकंड अंतिम शासक है। इसके बाद तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। मतलब राष्ट्रकूट के बाद कौन सा वंश आया? कल्याणी का चालुक्य वंश आया। राष्ट्रकूट के बाद कौन सा आया? कल्याणी का चालुक्य वंश आया। अरे ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स थोड़ा पढ़ लिया करें। तो अभी सबसे पहले कौन थे? बादामी चालुक्य। देखिए पहले कौन थे? बादामी। ध्यान से समझना और डिटेल देख ले। सातवाहन, सातवाहन के बाद आए वाकाटक, और वाकाटक के बाद आए बादामी चालुक्य, और बादामी चालुक्य के बाद आए राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद आए कल्याणी चालुक्य। ये एक सीक्वेंस रहा है इस तरह से। ठीक है, मौर्यों के बाद सातवाहन आए, गुप्तों के समय वाकाटक थे, हर्षवर्धन के समय बादामी चालुक्य थे, गुर्जर प्रतिहार के समय राष्ट्रकूट थे, उसके बाद आए कल्याणी चालुक्य। यहीं से कई प्रश्न बन जाते हैं, यहीं से कई प्रश्न बन जाते हैं। पीटी में प्रश्न आएगा बादा चालुक्य किसकी जगह आए, या राष्ट्रकूट किसकी जगह आए, या कल्याणी के चालुक्य किसकी जगह आए। ठीक है, हर किसी का ईयर नहीं लिखते सुशील कुमार, कुछ का ईयर छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं होता है। चलिए, ये बना है कैलाश मंदिर एलोरा का जो एकाश्म है। इस कैलाश मंदिर के अगर हम बात करें, कैलाश मंदिर के साथ साथ यहां पर केवल कैलाश मंदिर नहीं है, इस कैलाश मंदिर के साथ साथ यहां पर बहुत सारी गुफाएं भी हैं। केवल कैलाश मंदिर नहीं बनाया है। इस एलोरा की अगर हम बात करते हैं, एलोरा, इस एलोरा की अगर हम बात करते हैं, एलोरा में 34 गुफा है, 34 गुफा है, 1 से लेके 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं, 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। मतलब यहां पर सभी पंथों को जगह मिली है, एक साथ मिलकर तपस्या भी करते हैं, और साथ ही साथ कैलाश पर्वत है। ये देखिए एक ही पत्थर से बना है, ये बीच में ब्रिज भी बना दिया है, बीच में ये भी कर दिया है, ये पिलर भी खड़े हैं, अंदर मंदिर भी है। ये देखिए ये मंदिर की छत है, हाथी भी है, ऐसी गुफाएं भी बनी हुई हैं। यू कैन मिस महिमा। इसी के आगे लिखना है, टॉपिक लिखना है एलोरा। एलोरा के बारे में 1-2 लाइन लिख लेना है। ठीक है अरविंद, इसको बनाने में लगभग 300 से 400 साल लगे, लंबी प्रक्रिया से बनता रहा। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कृष्ण प्रथम के समय हुई थी। एक ही पत्थर का बना शिवांगी यादव, कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है, सब एक ही पत्थर बना है। और
नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में आप इसके डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, ये पत्थर जो काटे होंगे वो भी नहीं मिले कहां है। ठीक है, चलिए अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार के बाद उत्तर भारत। गुर्जर प्रतिहार खत्म हो गए, गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ गए हैं, और जब वो कमजोर पड़ गए हैं गुर्जर प्रतिहार, तो उनकी जगह पर कई छोटे छोटे राजवंश आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपने पढ़ा है गुर्जर प्रतिहारों ने अपने अंडर में सामंत बनाए थे कि भैया एक काम करो, तुम कहां रहते हो? उन्होंने बोला गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर तुम संभाल लो, बिजनौर तुम संभाल लो, पीलीभीत तुम संभाल लो, आगरा तुम संभाल लो, मेरठ तुम संभाल लो, झांसी तुमको दे दी, मिर्जापुर तुम देख लो, सोनभद्र देख लो, बांदा देख लो, ठीक है, गाजीपुर देख लो, प्रयागराज देख लो, गोंडा देख लो। ऐसे अलग अलग चीजों को बनाया गया है। ठीक है, अब जब वो सामंत बनाए और आप लखनऊ में बैठकर, राजधानी में बैठकर सबको कंट्रोल कर रहे हो, आगरा वाले को, गोरखपुर वाले को, मेरठ वाले को, सोनभद्र वाले को, पर जैसे ही आप कमजोर पड़ोगे, आप गोरखपुर वाले को फोन लगाओगे, सुनो कल टैक्स दे देना, गोरखपुर वाले का नहीं देना, क्या करना है तुमको, नहीं देंगे। लखनऊ वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि वो लड़ने चला जाए, कमजोर पड़ गया, तो गोरखपुर वाला अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा, बोलेगा अब हम यहां आपके अंडर में नहीं हैं, हम आपके अंडर में नहीं हैं। तो उससे क्या होगा? गोरखपुर नाम का एक नया राज्य बन जाएगा, धीरे से मिर्जापुर भी बन जाएगा, गाजीपुर भी बन जाएगा, बांदा भी बन जाएगा, मेरठ आगरा बनेगा, बिजनौर थोड़ा सीधा सादा सा इलाका तो वो सबसे बाद में बनेगा, और फिर धीरे धीरे लखनऊ में भी कोई नया वंश आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो अब ये सामंत गुर्जर प्रतिहार के कमजोर पड़ते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन होंगे वो वंश, जरा उनके नाम लिख लेंगे। पहला मान लेते यहां है, ये पहला। एक चीज और नोट करना, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने राज्य का विस्तार करना है, अगर आपको अपना राज्य बड़ा करना है, तो पहला आक्रमण पड़ोसी पर होता है। अगर आपको अपना राज्य बड़ा करना है तो पहला आक्रमण पड़ोसी पर होता है, इसलिए पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु होता है। राजनीति विज्ञान की भाषा में पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु होता है, और पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी परम मित्र होता है, पड़ोसी का पड़ोसी परम मित्र होता है। यह बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक नंबर पर एक वंश आया, फिर आया 2 नंबर पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर आया 7 पर, और फिर आया 8 पर। ये ऐसे 8 वंश यहां पर आ गए गुर्जर प्रतिहार के बाद। समझ में आ रही बात आपको? कोई डाउट इसमें? यहां पर थे पाल, लेकिन अब पाल की जगह यहां नया वंश आ जाएगा, सैन वंश आ जाएगा। यहां पर राष्ट्रकूट थे, लेकिन अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य आ गए, तो अब यहां पर नया वंश आ जाएगा, कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य यहां होंगे, वेंगी के चालुक्य, यहां होंगे चोल, और यहां होंगे पांड, और यहां पर होगा चेर वंश,
ये है उस समय के भारत का मानचित्र, और यहां पर होगा कश्मीर वंश, कश्मीर का राजवंश। इस तरह से भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा। ठीक है, भारत कितने टुकड़ों में बट जाएगा, ये भारत का विकेंद्रीकरण है, और यही वो अवसर है विदेशी आक्रमणों का, क्योंकि विदेशी आक्रमण होने के बाद, विदेशी आक्रमण होने का ये सबसे सुनहरा अवसर है। विदेशी आक्रमण का सबसे सुनहरा अवसर है। मेरी बात समझ में आ रही है? कहते ना, किसी कई दोस्त होते तो हम लोग नहीं कहते आज मेरा बुरा दौर है, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है दोस्ती तोड़ने का। ये मेरा बुरा दौर है इतिहास का, आपका सबसे सुनहरा अवसर है विदेशी आक्रमण करने का। समझ में आ रही बात आपको? इसके पहले गुर्जर प्रतिहारों ने 90 से 100 साल किसी को घुसने नहीं दिया, किसी को घुसने नहीं दिया। वही एलोरा की गुफा के बारे में तो बता के फुर्सत हुए मनोज कुमार। ठीक है, चलिए, तो ये 1 2 3 कौन है, इस पर बात करते हैं जरा। 1 नंबर गुजरात। गुजरात में वंश आ गया चालुक्य वंश। इस चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं। ये वो वंश है जो अग्नि कुल से निकला है। दूसरा मालवा, मालवा मध्य प्रदेश में है, यहां है परमार वंश। तीसरा महाकौशल, यहां है कलचुरी वंश, कलचुरी वंश। चौथा बुंदेलखंड, यहां है चंदेल वंश। पांचवा ग्वालियर, यहां पर है कच्छप घात। छठवा मेवाड़, यहां है गोहिलौत वंश। सातवां दिल्ली से अजमेर, यहां है चौहान वंश। आठवां कन्नौज, यहां पर है गहड़वाल वंश। इतने वंश हम पढ़ेंगे, साथ में सैन भी पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत अलग पढ़ेंगे। हम क्या नहीं पढ़ेंगे, हम ये दोनों वंश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ग्वालियर कच्छप घात और मेवाड़ का। भैया आपस में कमेंट मत करो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, चुपचाप पढ़ते जाओ, जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो करते जाओ, है ना। सब लिख रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत, यही तो डिस्टर्बेंस है।
चलिए, डन। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बहुत इंपॉर्टेंट है मैप। और हमेशा लड़ाई किससे होगी? पड़ोसी से लड़ाई होगी। हमेशा लड़ाई किससे होगी? पड़ोसी से ही आपकी सबसे पहली लड़ाई होगी। पहली जो लड़ाई होती है वो किससे होती है? पड़ोसी से होती है। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब हम बात करते हैं गुजरात के चालुक्य। महाकौशल वर्तमान में कहां है? अच्छा प्रश्न है आपका। महाकौशल वर्तमान में कहां लिखा है? महाकौशल यहां लिखा है। महाकौशल वर्तमान में थोड़ा सा एमपी, थोड़ा सीजी, छत्तीसगढ़, ये वाला बेल्ट मिला के इसको महाकौशल कहते हैं। इस वाले बेल्ट को महाकौशल कहते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से परिचित है तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूं। रीवा है, रीवा से कटनी, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीस को कहते हैं दक्षिण कौशल, कहते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है जी, गोहिलौत लिखा है। मेवाड़ के आगे लिखा है गोहिलौत। हाँ जी, जो नंबर यहां है वो आप तो देख लो ना भाई। क्या नाम है आपका? राजपूत जी। 1 नंबर गुजरात लिखा, 2 मालवा लिखा, 3 महाकौशल लिखा, 4 बुंदेलखंड, 5 ग्वालियर, 6 मेवाड़, 7 दिल्ली से अजमेर, 8वां कन्नौज। एकदम करेक्ट, आप खुद दिख रहा है, आपको कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं सबसे पहले चालुक्य डायनेस्टी को। इस चालुक्य को हम सोलंकी के नाम से भी जानते हैं। ये जो चालुक्य वंश है इसे सोलंकी भी कहते हैं। सोलंकी भी कहते हैं। अग्निकुल से उत्पन्न है। ऐसा कहा जाता है कि ये अग्निकुल से उत्पन्न है। जो 4 लोग उत्पन्न हुए थे वो है, इनकी राजधानी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ इनकी राजधानी है। और ये यहां पर जब शासन कर रहे हैं तो इनके जो पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो है कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य यहां है, यहां परमार है और यहां कलचुरी है। ये इनके पड़ोसी हैं, इसलिए इनकी लड़ाई इनसे होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए इनसे लड़ाई होना स्वाभाविक है। शिवम गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार के कमजोर होने का, देखो किसी भी वंश के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी। जो व्यक्ति होते हैं वो स्थापित करते हैं, फिर ताकतवर लोग उसे बड़ा करते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ 1-2 लोग कमजोर आते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। दूसरा कारण है सामंतवाद। सामंतवाद प्रथा के कारण राजा को अपना अस्तित्व कायम करने के लिए, अपने सामंतों पर दबाव बनाने के लिए अनावश्यक युद्धों में उलझना पड़ता है। तो वो आपस में लड़कर ही अपनी शक्ति को खो चुके होते हैं। और अरब आक्रमणों से लगातार संघर्ष, हालांकि गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए, परंतु कहीं ना कहीं उन आक्रमणों ने उन्हें कमजोर कर दिया। ठीक है, तो इनकी लड़ाई अब इनसे होगी। दूसरा, ये वो वंश है जिसने गजनबी को भी झेला और जिसने गौरी को भी झेला। दोनों वंश, दोनों लोगों ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो अगर हम देखें, इन्होंने महमूद गजनबी, महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का
सामना किया। दोनों के आक्रमणों का सामना करने का काम इन्होंने किया। ठीक है। सामंत मतलब किसी राजा के अंडर में काम करने वाला अधिकारी, जो अधिकारी की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा अधिकार वाला ही होता है। युद्ध हमेशा अंत में विनाश ही लाता है, बिल्कुल लाता है। युद्ध से विनाश ही होता है, युद्ध से मानवता को नुकसान होता है, पर कई बार मानवता को बचाने के लिए भी युद्ध जरूरी होता है। कई बार मानवता को बचाने के लिए भी युद्ध जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज यह है, दुनिया हमेशा उसी युद्ध को नाजायज ठहराती है जिसकी शुरुआत कमजोर करते हैं। ठीक है। और हमेशा आक्रमण कमजोरों पर किया जाता है, ताकतवर लोगों पर आक्रमण नहीं किया जाता है ना। कमजोर तो कई लोग हैं, मतलब गलत तो कई लोग हैं, पर आक्रमण आप उन्हीं पर करोगे जो कमजोर होंगे। इसलिए तुलसीदास जी लिख गए हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो ताकतवर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई पाप पुण्य नहीं होता है। इसके पीछे अरविंद कुमार, तुम इतना लेट क्यों चल रहे हो? हर बार तुम पीछे वाली स्लाइड क्यों पढ़ रहे हो बेटा? ठीक है, हर बार तुम पीछे वाली स्लाइड पढ़ते हो, हर बार तुम बोलते पीछे वाली समझा दो। क्या हो गया अरविंद, इसमें डाउट क्या है पीछे वाली? चलिए, दुनिया में सत्य वही होता है जो ताकत कहती है। आप कितने भी सत्य वाले बने रहो, कितनी भी नियम परंपरा धर्म का अनुसरण करने वाले, कि हम भारतीय संस्कृति हैं, प्राचीन काल से महान संस्कृति वाले हैं, उस संस्कृति की रक्षा के लिए भी शस्त्र जरूरी है। नहीं तो केवल शब्दों में, वचनों में वो संस्कृति बनी रहेगी। चलिए, अब हम बात करते हैं गुजरात के चालुक्य के बारे में। गुजरात के चालुक्य, तो गुजरात के चालुक्य का संस्थापक है मूलराज प्रथम। जी अरविंद कुमार, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, आप तीसरी बार लिख रहे हैं, मैं समझा देता हूं। ठीक है अरविंद कुमार, प्लीज, ये बहुत डिस्टर्बिंग है जो हो रहा है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दोबारा समझाने में, पर इससे थोड़ा हम डिले होते हैं, और ये आप क्यों कर रहे हैं ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार जब कमजोर पड़ गए तो उनके अधीन रहने वाले सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भैया हम तुम्हारे अंडर में नहीं हैं, अब हम खुद स्वतंत्र शासक हैं। और ऐसे कई लोग थे, एक केवल राजा नहीं थे, ऐसे करीब 7 से 8 लोग थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे 1 2 3 मैंने ये नंबर इसलिए लिखे हैं अरविंद जी, क्योंकि यहां पर मैं अगर गुजरात चालुक्य लिखता तो वहां उतनी जगह थी नहीं, इसलिए मैंने यहां नंबर दिया और उस नंबर के अकॉर्डिंग यहां लिख दिया। जो यहां 1 है वो यहां 1 है, दोनों 1 1 1 जैसे हैं। मत लिखो राजपूत, आपस में झगड़ा नहीं करो, मैं समझा दे रहा हूं। जो यहां 1 लिखा है, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं मैं, जो यहां 1 लिखा है वो जो यहां 1 लिखा है, दोनों एक जैसी बात है। यहां 1 लिखा है, यहां गुजरात है, वहां भी गुजरात है, और गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश है। दूसरा, ये लोकेशन मालवा की है, मालवा पर परमार वंश आया। ये जो लिखे हैं मैंने, ये स्थान लिखे हैं, ये स्थान या क्षेत्र लिखे हैं मैंने, और इस तरफ जो लिखा है वो वंश लिखा हुआ है।
इस तरफ जो लिखा है वो वंश लिखा है। तीसरा नंबर ये जगह है, तीसरा नंबर, और यहां महाकौशल कहते हैं, यहां कलचुरी वंश आया था। ये चौथा नंबर बुंदेलखंड है जो यूपी और एमपी दोनों में है। चौथा नंबर यूपी और एमपी दोनों में है। इसे मैंने चंदेल वंश कहा है। ये ग्वालियर, आपको दिख ही रहा होगा, ये ग्वालियर का इलाका। यहां पर कच्छप घाट है। ये मेवाड़, मेवाड़ मतलब राजस्थान का वो इलाका जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर ये जगह आती है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समझ में आ रही बात आपको? तो इसको कहते हैं मेवाड़, और मेवाड़ में थे गोहिलौत। ये दिल्ली से अजमेर का इलाका है। इस 7 नंबर पर चौहान वंश आया। 8 पर कन्नौज यानी यूपी तक के इलाके पर अधिकार था। 8 नंबर पे आया गहड़वाल वंश। कोई डाउट? कलचुरी को कलचुरी चेदी वंश भी कहते हैं। करेक्ट है हेमंत कुमार, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी क्लियर है? आपके कारण मैं यहां पर आया, एक धन्यवाद तो बनता है। ठीक है, और कोई पीछे तो नहीं जाना किसी को। अब संस्थापक है इसके मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम इसके संस्थापक हैं। अगले शासक है भीमदेव प्रथम। तो मैं यहीं पर भीमदेव को समझा देता हूं। भीमदेव फर्स्ट या भीम फर्स्ट, इन्हें भीमदेव प्रथम या भीम प्रथम के, धन्यवाद अरविंद, ठीक है, भीम प्रथम के नाम से जानते हैं। इनका समय है 1022 से 1064, 1064। ये वो व्यक्ति है जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया। इसी के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, अगर आपको याद हो। 1025 महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। और मंदिर नष्ट कर दिया। मंदिर नष्ट कर दिया। आज इस मंदिर को नष्ट हुए 1000 वर्ष हो चुके हैं, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी भीम ने शुरू करवाया था। तो इस पुनर्निर्माण को शुरू किए हुए भी 1000 वर्ष हो चुके हैं। ये 1000 वर्ष चल रहा है 2025 सोमनाथ मंदिर का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसने मोढेरा, मोढेरा एक जगह है, मोढेरा के सूर्य मंदिर बनवाए। इसकी पत्नी जो थी, पत्नी, पत्नी का नाम था उदयमती। उदयमती, पत्नी का नाम क्या था? उदयमती नाम था। बड़ी फेमस चीज इसकी पत्नी ने बनाई है। ठीक है, इसकी पत्नी ने बड़ी फेमस जगह बनवाई है। इसने रानी की बाब बनवाई, रानी की बाब बनवाई। ठीक है, इसके सामंत बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाने काम इसकी पत्नी ने किया। हेमंत कुमार, अगर आप सीक्वेंस लिखना चाहें तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं। कल भी शायद हमारी किसी इसी क्लास में चर्चा हुई थी, या किसी क्लास में मैंने कहा था आप कहेंगे तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा।
कोई भी बुक ले लें, झा एंड श्रीमाली ले लें, केसी श्रीवास्तव ले लें, बहुत सारी बुक्स में पूरी वंशावली दी होती है। मेरे भाई हमें वंशावली नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे शासक हैं जिनको हम मिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? जिनको हम क्या कर रहे हैं, मिस करते हुए आगे चल रहे हैं। कोई समस्या हो किसी को तो बोल सकता है। चलिए, नहीं है कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे लास्ट में चलें क्या? मूल राजदूती। क्यों इतनी सारी चीजें पढ़ें, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो पकड़ लेते हैं। हम बात करते हैं मूल राजदूती। बच्चा था, अवयस्क था, इसको अच्छे शब्दों में लिख देते हैं, अवयस्क था, छोटा था, इसलिए सारा कामकाज इसकी मां संभालती थी। बाब मीन्स होता है बावली, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप बेल, सीढ़ीदार कुएं जिसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था इसका उल्लेख कहीं पे नहीं है, क्योंकि ये मंदिर ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग हमेशा ग्राम समुदाय या कुछ लोगों ने बनवाया होगा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता नहीं है, ठीक है। पर ऐसा कहते हैं जब गजनबी ने आक्रमण किया तो विशाल मंदिर था, लगभग 50,000 लोगों के रहने की जगह थी। इसका जो घंटा था, जिससे बजाय उसकी जो घंटे की खींचने वाली जो रस्सी थी, वो करीब 1.5 कुंटल सोने की बनी हुई थी। पैसा अभूतपूर्व था इस मंदिर में, इसलिए गजनबी ने इस मंदिर की कोना कोने को खोद कर, पत्थर पत्थर, नींव नींव को निकाल कर वो किया। और गजनबी ने मथुरा के लगभग सारे मंदिर तोड़ दिए, सारे। तो मूलराज द्वितीय की जो मां थी, मां नायिका देवी, वो सारा काम देखती थी। सारा काम किसके जिम्मे था? नायिका देवी के जिम्मे था। सारा काम किसके जिम्मे था? नायिका देवी के जिम्मे सारा काम था। जी, पुनर्निर्माण का उल्लेख है। जी, मूलराज किंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाप का प्रयोग पानी भरने के लिए किया जाता था, ठीक है। नायिका देवी करती थी। इसके समय मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, और 1178 में हुआ आबू का युद्ध। आबू, कुछ लोग इसको कहते हैं कायरद, क्योंकि ये कायरद गांव के पास है, इसलिए इसे कायरद का युद्ध भी कहते हैं। अब क्या करे, बच्चा छोटा है, कौन संभालेगा इसको? इसको कौन संभालेगा? इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? तब नायिका देवी ने फैसला लिया कि मैं इस युद्ध का नेतृत्व करूंगी। क्या स्त्रियां लड़ने नहीं जाती थी? इतिहास प्रमाण देता है। हम कहते हैं भेदभाव होता था, दिख रहा है क्या है। ये सारी चीजें कहती हैं कि इतिहास सिखाता है कि क्या था। नायिका देवी ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, जिसे हम आबू या कायरत का युद्ध कहते हैं। अच्छा, 1,000 के नोट में बनी है रानी की बात? मैं तो भूल गया थोड़ा सा किस में बनी है।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये आबू का मंदिर है जो संगमरमर से बना है, बिमल शाह ने बनवाया है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के लिए बना है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के लिए बना हुआ है, जिसमें आदिनाथ यानी ऋषभ देव की प्रतिमा है। अद्भुत कारीगरी की गई इस मंदिर में। अब हम पढ़ते हैं चौहान वंश। चौहान वंश जहां शासन कर रहा है उसके पड़ोस में यहां गहड़वाल है, गहड़वाल, यहां गहड़वाल वंश है। यहां परमार है, परमार थोड़ा दूर है, यहां है परमार, काफी दूर है, पर चंदेल बहुत पास में है। चंदेल से झगड़ा है, गहड़वाल से झगड़ा है, और यहां चालुक्य हैं, ये भी दूर हैं, पर ये सामना कर रहे हैं किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का सामना करेंगे चौहान वंश के लोग। ठीक है। अरे 10% वुमेन दिखाई देती है, 90% मैन क्यों? अब मैं उल्टा पूछ लेता हूं आपसे, किचन में 90% वुमेन दिखती है, 10% मैन क्यों? 19% महिलाएं बच्चों का देखभाल करती हैं, 1% मेल क्यों? चलिए, चौहान जो हैं, चौहान भी कहां से आए हैं? अग्निकुल से उत्पन्न है, अग्निकुल से उत्पन्न। ऐसा कहा जाता है ये अग्निकुल से उत्पन्न है। इन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। शाकंभरी के चौहान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है कि ये शाकंभरी के चौहान है। बना लीजिए मैम। जी पीयूष कुमार, कुछ हद तक काम आ जाएंगे आपकी यूपीएससी के लिए, बाकी थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। तो अजमेर शाकंभरी, अजमेर के पास जगह है शाकंभरी, वो कहते हैं शाकंभरी इनकी देवी का भी नाम है। चलिए, तो चौहान वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चौहान वंश संस्थापक है वासुदेव। प्रमुख शासक है सिंहराज, अजयराज, अर्णोराज, ये शासक है। ठीक है, कुछ खास शासक नहीं है। महाराजा धीराज की उपाधि ली, महाराजा धीराज की उपाधि ली। अजय राज, अजय मेरू, शहर बसाया, अजय मेरू शहर बसाने का काम किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विग्रह राज चतुर्थ की बात करते हैं। 1153 से लेकर 1163 सी की बात करते हैं। इसे बीसल देव भी कहते हैं। इसका नाम इतना पॉपुलर क्यों है? शाकंभरी कोई प्लेस भी है, शाकंभरी देवी भी है। ठीक है, खास बात यह है कि इसने
तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। किसको हराकर? तुम। एक खास बात देखें अगर हम, नोट, दिल्ली शहर को ढिल्लिका के नाम से अनंगपाल तोमर ने स्थापित किया। तो पहले दिल्ली किसकी थी? तोमर वंश की थी। अब दिल्ली किसकी हो गई? चौहानों की हो गई। अब चौहान कहां से शासन करेंगे? अब अपना पूरा शासन दिल्ली से बनाएंगे। दिल्ली को वो अपना सेंटर बनाने का काम करें। इसने हरिकेली नाटक लिखा। अजमेर में संस्कृत विद्यालय, पहले जो विद्यालय होते थे वो एवं मंदिर, विद्यालय और मंदिर एक ही चीज होती थी, ठीक है, बनवाया, जिसके कुछ हिस्से को तोड़कर तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में 2.5 दिन 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ठीक है। विग्रह इसके दरबार में सोमदेव थे, सोमदेव रहते थे। इनकी पुस्तक है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक है ललित विग्रह राज। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक पीयूष कुमार एक तुर्क आक्रमणकारी था, जो बाद में आएगा, अजमेर पर आक्रमण करेगा और इस मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़ देगा और तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाने का काम करेगा।
चलिए पृथ्वीराज तृतीय, इसे हम राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहते हैं। 1177 टू 1192 ये है राय पिथौरा। ये भी बच्चा था, छोटा था, ठीक है, बच्चा था, छोटा था, अवयस्क शासक। शासन में सहयोग, शासन में सहयोग किया मां कर्पूरी देवी ने। चाचा भुवनेक मल्ल ने, इन्होंने सहयोग किया। इनके सहयोग से इसने शासन चलाने का काम किया। अब देखिए, जहां पर चौहान है, वो मैप आपने देखा है, चौहान के बाजू में एक चंदेल भी है। चंदेल शासक परमार्दी देव, नाम सुना होगा अगर आपने, परमार्दी देव। ठीक है, फिर से लिख दे तो अच्छे से, नहीं तो दिखेगा नहीं क्लियर। परमार्दी देव को हराकर महोबा कालिंजर पर अधिकार किया। ये जो परमार्दी देव है, परमार्दी देव के सेनापति कौन थे मालूम है आपको? उसके बाद भी पृथ्वीराज जीत गया। परमार्दी देव के सेनापति, परमार्दी देव के सेनापति थे आल्हा और ऊदल। ये परमार्दी देव के सेनापति थे जो परमार्दी देव का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहा निधि गुप्ता। मां कर्पूरी देवी, चाचा भुवनेक मल्ल, भुवनेक मल्ल की बात चल रही है। क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा क्या बोर्ड पर जो लिखा हुआ है? ऐसा कोई समस्या जा रही है क्या? पृथ्वीराज की लड़ाई चलती थी गहड़वाल वंश से। कहते हैं उस गहड़वाल वंश के पीछे झगड़े का कारण था शायद, गहड़वाल वंश के राजा थे जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच प्रेम था और दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते। लेकिन जयचंद इसके लिए तैयार नहीं था। अब वो भी, जो भी कारण हो वो जाने, ठीक है। तब उसके पिता जयचंद ने संयोगिता के कि बोला, संयोगिता बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं स्वयंवर का आयोजन करूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं स्वयंवर का आयोजन करूंगा। तो संयोगिता को लगा कि स्वयंवर होगा तो हर देश के राजा आएंगे, तो मेरे पृथ्वीराज भी आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो मैं उनको माला पहना दूंगी, पिताजी हां बोल देंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज को बुलाया ही नहीं। उल्टा पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना दी और दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया, पत्थर की मूर्ति बनाकर। और जो आता था
उसको दिखाते थे, ये देखो ये है पृथ्वीराज। लोग हंसी उड़ाते थे। ये खबर पृथ्वीराज को भी पता पड़ी कि संयोगिता का स्वयंवर हो रहा है और मुझे नहीं बुलाया गया, उल्टा मेरी मूर्ति एक दरबान के रूप में, वॉचमैन के रूप में रख दी गई मेरी। तब पृथ्वीराज स्वयं गए, उस मूर्ति की जगह खुद खड़े हो गए और यह खबर संयोगिता को पहुंचा दी गई कि भाई जो मूर्ति के रूप में खड़े हैं वो असली हैं पृथ्वीराज। तो संयोगिता निकली, स्वयंवर में आई और सब राजाओं से मिलती हुई उसको माला पहना दी। मूर्ति को लोग हंसने लगे कि ये क्या है, लेकिन वो मूर्ति हिली, संयोगिता का हाथ पकड़ा और पृथ्वीराज अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ कन्नौज से संयोगिता को ले निकले। शायद इसलिए चिढ़ होगी, ऐसा कह सकते हैं। एक प्रकार का अपहरण विवाह है, या जो भी विवाह है उसे आप कहते हैं, ठीक है। इसे आप जो भी कहें, अपहरण विवाह कहें, पर दूसरा पक्ष भी देखें कि स्वयंवर में लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार था, ठीक है। और यह कहानी लिखी हुई है चंद की पृथ्वीराज रासो में। यह कहानी लिखी है चंद की पृथ्वीराज रासो पुस्तक में लिखी है। तो हम एक लाइन में लिख लेते हैं, पृथ्वीराज तृतीय का विवाह संयोगिता से हुआ, ऐसा लिख लेते हैं। जयचंद की पुत्री संयोगिता से हुआ, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध हुए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज जीते। पृथ्वीराज तृतीय जीते। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पृथ्वीराज हारे। तृतीय हारे। ठीक है। अब कहानी क्या है। पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। जब यह युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज के भाई हरिराज और गौरी की लड़ाई हुई। हरिराज को मोहम्मद गौरी ने एक घूसा मार दिया और हरिराज के दांत टूट गए। हरिराज ने भी उठाया अपना भाला और मोहम्मद गौरी के सीने में मार दिया। मोहम्मद गौरी वहीं घोड़े पर बेहोश हो गया, गिरने लगा। सारी सेना में घबराहट हो गई कि अब तो गौरी गया। पर उसके वफादार सैनिक उसको वहां से ले भागे और इस तरह गौरी बच गया। लेकिन गौरी इस अपमान को नहीं भूला। गौरी ने पूरे 1 वर्ष तैयारी की। गौरी ने पूरे 1 वर्ष तैयारी की, जबकि पृथ्वीराज को उसके मंत्री समझा रहे थे, देखो पृथ्वीराज, देखो मालिक,
भाग रहा है मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, भागते हुए पर राजपूत हमला नहीं करते, भागते हुए पर राजपूत। तराइन भैया हरियाणा में है, धैर्य तो रखा करो, सब बताऊंगा। तो भागते ऊपर अगले साल गौरी पूरी तैयारी से आ गया। गौरी को लगा राजपूत तैयार नहीं होंगे, पर देखा तो पृथ्वीराज की सेना तैयार थी। गौरी डर गया, गौरी को लगा अरे फिर से वैसे ही होगा, क्या करें। अब गौरी ने कहा, धोखा किया जाए। गौरी ने पृथ्वीराज से बात की कि पृथ्वीराज सुनो, क्यों लड़े यार अपन लोग। पृथ्वीराज बोला, हम तो लड़ने आए नहीं, तुम ही आए हो। बोला, हम लोग क्षेत्र बांट लेते हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म। पृथ्वीराज ने बोला, ओके, कोई इशू नहीं है। तो गौरी बोला कि मेरे बड़े भाई अफगानिस्तान में हैं, उनसे मैं पूछूंगा। तो मेरा एक घुड़सवार जा रहा है, वो अफगानिस्तान जाएगा, 5 से 6 दिन लगेंगे, उसका जवाब आ जाएगा और मामला खत्म। तो भाई राजपूतों ने तो हमेशा जो लड़ाइयां लड़ी है वो रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न लाओ। गौरी ने वचन दिया है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, 6-7 दिन तो कोई लड़ाई होनी नहीं, सब बड़े आराम से खा पी के सोते थे। और गौरी तो इसी ताक में था कि जिस दिन ये निश्चिंत हो जाएंगे उसी दिन हमला करेंगे। गौरी की सेना रात में 2-2:30 बजे जागी, भोजन किया, तैयार हुई और सुबह लगभग 3:30-4 बजे राजपूत सोई हुई राजपूत सेना पर हमला कर दिया। राजपूतों ने कहा, यह तो धोखा है। और राजपूत सेना बिना खाए सोकर उठकर लगातार शाम को 3 बजे तक लड़ती रही। लेकिन कब तक लड़ती, धीरे धीरे राजपूतों की पराजय हो गई। तो इस तरह ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? अब क्या हुआ पृथ्वीराज को, इसके लेकर भी कई कहानियां। पृथ्वीराज सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा गया और मारा गया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं और यही किताबों में लिखा है। और हम कहते हैं कि चंद का पृथ्वीराज रासो गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि चंद और पृथ्वीराज को गौरी गिरफ्तार करके अफगानिस्तान ले गया था, जहां गौरी मैंने गुस्से में पृथ्वीराज की दोनों आंखों में गरम सलाखें डालकर फुड़वा दी थी। अब क्या करें, पृथ्वीराज अंदर गुस्से में जल रहा था, बदला लेना था। एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाते हैं, मतलब जहां आवाज होगी वहीं बाण चलेगा। तैयारी पूरी हो जाती है, पृथ्वीराज को दिखाई नहीं देता है। गौरी घंटे लगवा देता कि जहां घंटा बजेगा वहीं तीर। जनता इकट्ठी हो जाती, देखो भाई कितना अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। तो जैसे ही वो तीर कमान पकड़ता है, चंद बरदाई जो एक कवि था, कविता के रूप में बोलता है, 4 गज, मैं भूल गया हूं, सॉरी, 4 गज 24 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान, मच्चू को चौहान, ऐसा कुछ है। मतलब वो डिस्टेंस बताता है और उसकी हाइट बताता है कि वो कितने दूरी पर है, और तीर चलाकर पृथ्वीराज गौरी को मार डालता है। तब गौरी के सैनिक गुस्से में आकर पृथ्वीराज को भी मार देते हैं। ये कहानी पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है, पर इतिहास कहता है पृथ्वीराज रासो एक फेक स्टोरी है, ऐसा ड्रामा है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। पर मेरा एक प्रश्न है, अगर पृथ्वीराज सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा गया और मारा गया, तो गौरी को बड़ा प्रेम था क्या पृथ्वीराज से, जो उसकी डेड बॉडी ले गया अफगानिस्तान, वहां उसको दफनाया? क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय की डेड बॉडी कहां है, कब्र अफगानिस्तान में है। और कब्र क्यों है? अगर वो पृथ्वीराज था तो उसको तो जलाना चाहिए था, इसका मतलब वो वहीं मरा होगा, इसका मतलब वो गौरी को मारकर मरा होगा। इसलिए कहानी झूठी नहीं हो सकती।
कुछ तो है रियलिटी। ठीक है, साबरी ने लिखा है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, उठे बैठा है सुल्तान ना चूको चौहान। आवाज कट कट के आ रही है? नहीं नहीं, आवाज कट के कैसे आ रही होगी? आवाज तो परफेक्ट आ रही है। हाँ, परफेक्ट आवाज है। ठीक है, तो ये कहानी है। इसलिए लगता है कि अगर गौरी की समाधि वहां है, समाधि है वहां, और वहां पर जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जब वो उसी के बाहर बाहर, अब देखो एक साथ है, अलग अलग भी नहीं है। अंदर जो है, बाहर पृथ्वीराज की समाधि है, अंदर गौरी का मकबरा है। इसका तो दोनों एक साथ मरे होंगे, तब तो ये बना होगा। अरे भाई, कहानी किसने लिखी होगी? लिखने का टाइम मिला उसको, बाद में मारा गया होगा भाई आपने। ठीक है, और जब लोग गौरी का मकबरा देखने जाते हैं तो पृथ्वीराज की समाधि को 4 जूते मारने की परंपरा है वहां। ठीक है, चलिए। इसके समय थे चंद वरदाई। इनकी पुस्तक है पृथ्वी राज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी पुस्तक है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कहा जाता है। चलिए, पुस्तक कब लिखी गई? साथ साथ लिख रहे हैं भाई, जो देखते जा रहे हैं वो लिख रहे हैं, अलग से बैठ के थोड़ा ना लिख रहे हैं। भाई, सबसे बड़ा प्रश्न है उसकी समाधि अफगानिस्तान में क्यों है? चलिए, अगला वंश है चंदेल। ये चंदेल वंश बुंदेलखंड में है। चंदेल वंश कहां है? बुंदेलखंड में है। कहां है? बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति है। ये चंद्रवंशी छत्री है। चंद्रवंशी छत्री हैं। चंदेल क्या है? चंद्रवंशी छत्री है। इन्हें खजुराहो के मंदिरों का निर्माता कहते हैं। ये थोड़े से यूपी में है और एमपी में है, दोनों जगह पर हैं, यूपी और एमपी दोनों के इलाके। तो बुंदेलखंड आपकी जन्मभूमि है। अरे वाह, बड़ा इलाका है बुंदेलखंड। क्रमांक दीक्षित
है ना। एक जिला महोबा है, एक हमीरपुर है, एक इटावा है, एक जालौन है, एक झांसी है, एक ललितपुर है, थोड़ा सा बांदा का एरिया भी है। यूपी के ये डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ही एमपी की भी डिस्ट्रिक्ट है, ओरछा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर। ये बुंदेलखंड है। बीच में बुंदेलखंड को राज्य बनाने की बात भी उठी थी कि बुंदेलखंड को राज्य बना देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक। नन्नुक के बाद एक और राजा आते हैं, जय शक्ति। जय शक्ति। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहते हैं। तो किसके नाम पर कहते हैं? इनके नाम पर इन्हें जेजाक भुक्ति। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? इन्हीं के नाम पर जेजाक भुक्ति कहते हैं। अजी बुंदेलखंड दोनों में। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? ओके, अब बात करते हैं यशोधर्मन। यशोधर्मन। इसने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर बनवाया। चतुर्भुज यानी होता विष्णु। इस मंदिर हेतु विष्णु जी की मूर्ति प्रतिहार शासक देवपाल ने उपहार में दी थी। किसने दी थी? उपहार में दी थी। यशो बर्मन। अरे सॉरी सॉरी, मैंने धर्मन लिख दिया। सॉरी 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 सॉरी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। यशो बर्मन, सॉरी भाई। फिर आता है धंग। 950 से 1002। मंदिरों का निर्माता। देखिए दो प्रश्न आते हैं एग्जाम में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माता वंश कौन सा है? जब भी वंश आएगा, जब भी कोई वंश आएगा, जब भी कोई वंश आएगा तो वो चंदेल होगा, और जब भी कोई राजा आएगा वो धंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा, आप मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आ पाऊंगा ऐसा कमिटमेंट करना थोड़ा मेरे लिए कठिन है, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं। तो ये तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश भी हूं कि आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर करे आप और जो आपके होने वाले श्रीमान हैं वो बढ़िया रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। ठीक है,
चलिए, मंदिरों का निर्माता कहते हैं इनको। मंदिरों का निर्माता जब इसको कहते हैं, ये चंदेलों का वास्तविक संस्थापक है। चंदेलों का वास्तविक संस्थापक। इसकी उपाधि क्या है? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। इसने प्रयाग, काशी को जीता। काशी को जीता। खजुराहो में विश्वनाथ, जिननाथ, आदि मंदिर बनवाए। आदि मंदिर। अंत में संगम में जल समाधि ली। ली। चौदह फरवरी क्लास रहेगी आपकी। सावरी ने सही लिखा, कुछ लोगों को भूख लग रही थी। संगम प्रयाग वाला। संगम प्रयाग वाला। कहां की रहने वाली है महिमा? प्रयागराज की। चलिए, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके दो राजा और बचे हैं, विद्याधर और परमार्दी देव। हम बात करते हैं विद्याधर की। कुछ नाम सुनाई सा दे रहा है, विद्याधर की नहीं दे रहा है। 1003 से लेकर 1035 सीई, ये नाम सुना है आपने कि नहीं सुना है, पहले बताइए। मैं याद दिलाता हूं आपको। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। याद आ रहा आपको? महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। पता नहीं, अंदर से मन कह रहा था कि प्रयागराज होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रयागराज बोल दिया। ठीक है, छोड़िए, खैर। तो विद्याधर 1000। अब याद करो, गजनवी ने 1018 में जब कन्नौज पर आक्रमण, तो कन्नौज का राजा था राज्यपाल। लिखा है कि नहीं लिखा है? नितिन कुमार, पीसीएस का इंटरव्यू है, तो मैं चाहता हूं कि आप 2-3 काम करिए। तो करंट अफेयर पढ़िए, दूसरा अपने डिस्ट्रिक्ट का पढ़िए, दूसरा उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर जाइए, और वाई यू चूज उत्तराखंड, पहला इसका आंसर दीजिए। आप अपने स्टेट से उत्तराखंड
क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब ढूंढ लीजिए। फिर पर्टिकुलर किसी पोस्ट को प्रायोरिटी भरा हो तो वही पोस्ट क्यों, वो अपने आप को समझ लीजिएगा। ठीक है, और जो आपने डिग्री ग्रेजुएशन किया होगा वो आपकी चीजों से मैच कितना कर रहा है उसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों का एक बॉक्स बनाकर पढ़ लीजिएगा और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड क्यों आना चाहते हैं, इट्स एक्चुअली ये इंडिया का हिस्सा है इसलिए आना चाहते हैं, इट्स अ चांस देता है। उत्तराखंड कल्चरली ज्योग्राफिकली इट्स अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो वी आर इन अ सेम सिचुएशन। हम इस तरह बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, बाकी उम्मीद है कि आप निकल जाओगे, उम्मीद है। चलिए, इसने विद्याधर ने अपने सामंत अर्जुन के द्वारा प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या करवाई। किसकी हत्या करवाई, राज्यपाल की हत्या। क्यों उत्तराखंड का पीसीएस का पेपर नहीं दे सकती वाले, ऐसा कहां लिखा है? ना 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 ना, ना। नहीं नहीं, डोमिसाइल नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, पीसीएस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। हाँ, रिजर्वेशन के लिए डोमिसाइल चाहिए होगा। ठीक है, चलिए महिमा, हम सब मिलते हैं आपकी उस सगाई वाले कार्यक्रम में। अब यह खबर महमूद गजनवी को भी पता पड़ी कि महमूद गजनवी को लगा अच्छा एक ऐसा बहादुर राजा है जिसने राज्यपाल को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। तो महमूद गजनवी की लड़ाई अब इससे शुरू हो जाएगी। महमूद गजनवी ने दो बार विद्याधर पर आक्रमण किया। विद्याधर पर दो बार आक्रमण किया। पहला 101920 कालिंजर, दूसरा आक्रमण 1022 कालिंजर। दोनों में कोई परिणाम नहीं निकला। एक्चुअली क्या हुआ, दूसरा आक्रमण हुआ तो ये हारने ही वाला था, पर इतने में महमूद गजनबी को अपने देश लौटना पड़ा, इसलिए मामला खत्म हो गया। फिर है परमार्दी देव, अगले शासक हैं परमार्दी देव। परमार्दी देव ये अगले शासक हैं, 1165 से लेकर 1203। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पृथ्वीराज ने हरा दिया था, याद है? ठीक है, अभी पढ़ा दिया था थोड़ी देर पहले। क्लास रुकी नहीं है, क्लास चल रही है। पृथ्वीराज तृतीय ने इन्हें हराकर महोबा, कालिंजर जीता। किंतु जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हारा, तब परमार्दी देव ने
परमार्दी देव ने महोबा कालिंजर पर अधिकार कर लिया। कालिंजर वापस ले लिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके सेनापति कौन थे? आला और उदल। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है आला उदल पर, आलाखंड। आलाखंड एक पुस्तक है, पुस्तक। इसके लेखक जगनिक हैं। लेखक कौन है? जगनिक। इस पुस्तक में आला उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयां, 52 लड़ाइयां हैं। आला उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयां हैं। ठीक है? समान, जो भी आपका नाम है, समन, समन। कई बार हम इंटरव्यू देने का मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है? ये आलाखंड बुंदेलखंड में गाया जाता है, जिसमें आला उदल की वीरता की 52 बैटल के बारे में दिया जाता है। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को हराया। इस तरह चंदेल वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। दिस इज द, ये एंड है चंदेल वंश का। कोई डाउट किसी को? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताइए। इस तरह चंदेल वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलिए, तो आगे चलते हैं। इसके बाद चलें आगे। चंदेल खत्म। अब नेक्स्ट डायनेस्टी पर चलते हैं। अगला वंश है मालवा का परमार वंश। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये परमार वंश का राजा भोज का चित्र है, जो भोपाल की एक झील में खड़े हुए हैं। कन्नौज से कौन चल रहा? मनीष राजपूत। बुंदेलखंड के राजा कन्नौज से कहां चलेंगे? बुंदेलखंड के राजा महोबा कालिंजर से चलेंगे। महोबा कालिंजर से चलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? कहां चलेंगे? महोबा कालिंजर से चलने का काम करेंगे। दिल्ली से क्यों चलेंगे? दिल्ली से क्यों चलेंगे? ना कन्नौज से चलेंगे, कन्नौज में गहड़वाल है। चंदेल कहां से चलेंगे? चंदेल कहां से चलेंगे? चंदेलों का सेंटर कहां है? क्या कर रहे हो मनीष भाई, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, है ना। चंदेलों का केंद्र तो ये है, सॉरी चौहान पे आ गए हम। ये चंदेलों का केंद्र तो ये है। खजुराहो बोलते तो आप ठीक है, चंदेल तो दिल्ली में है ही नहीं। चंदेल तो दिल्ली है नहीं। इनका प्रमुख केंद्र क्या है? प्रमुख केंद्र क्या है इनका? महोबा कालिंजर। और खजुराहो कह सकते हैं आप। खजुराहो मंदिरों के लिए है, ये मंदिरों के लिए है। तो यहां से ये लोग काम करेंगे। अच्छा, आपकी समय सीमा समाप्त होती। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। सॉरी, मैं भूल गया था, टाइम हो चुका है, तो समय सीमा समाप्त होती है। थैंक्स अरविंद यादव। ठीक है, क्लियर है। तो कल हम पढ़ेंगे मालवा का परमार वंश, और कल हम राजपूत खत्म कर देंगे, साथ में दक्षिण भारत को भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और इतना सहयोग करने के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी सब लोग, कि थोड़ा सा कमेंट कम करेंगे, कमेंट टॉपिक से रिलेटेड करेंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो होता क्या है कि जो बड़े ईमानदारी से पढ़ रहा होता है, जब वो कमेंट पर जाता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो प्लीज थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे और एंजॉय करिए, पढ़िए। सभी को शुभकामनाएं, सभी को बढ़िया जीवन हो, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।